नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। आज फिर से हम श्री प्रकाश शुक्ला की ही कहानी सुनाएंगे। देखिए, हमारे जो दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, वे बार बार कहते रहे हैं कि देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर तो सभी ने देखी, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के दूसरे सहयोगी आनंद पांडे, सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह, क्या इसकी तस्वीर किसी ने देखी है, किसी के पास है? देखिए, बहुत मुश्किल से हमने आनंद पांडे की तस्वीर खोजी है और यह तस्वीर आप वीडियो के थंबनेल पर देख रहे होंगे। यह दुर्लभ तस्वीर है। सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह की तस्वीर अब तक नहीं मिल पाई है, उसे भी हम तलाशने का काम कर रहे हैं। देखिए, यह सभी को पता है कि सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह की तस्वीर यूपी एसटीएफ को भी मुठभेड़ के दिन तक हाथ नहीं लगी थी। यह तो धीरेन्द्र सिंह साथ में जो था, जो पहले श्री प्रकाश शुक्ला का ड्राइवर था, उसने शिनाख्त की। यदि वह नहीं होता तो और परेशानी होती। आनंद पांडे की जो तस्वीर आपने थंबनेल में देखा, वह श्री प्रकाश शुक्ला का शुरुआती दोस्त था और यह तस्वीर तब यूपी एसटीएफ ने हासिल की थी जब उसे मुठभेड़ में दिल्ली के इलाके में मार गिराया गया था, एक किडनैपिंग के बाद। और देखिए, जब मुठभेड़ हुई थी आनंद पांडे के साथ, जो कहानी है, तो वह आनंद पांडे, इसके बारे में यूपी एसटीएफ को भी ठीक से जानकारी नहीं थी कि श्री प्रकाश शुक्ला के गिरोह में स्प्लिट हो चुका है। जब पुलिस ऑपरेशन के लिए निकली थी तो जानकारी तो यही थी कि श्री प्रकाश शुक्ला से मुठभेड़ होगी, लेकिन जब वह मारा गया, या फिर यूँ कहें कि जो परिस्थितियां बनी, उसमें मालूम हुआ कि आनंद पांडे है और वह गिरोह से अलग हो चुका था, श्री प्रकाश शुक्ला से कोई वास्ता नहीं था। देखिए, AK-47 भी जब्त की गई थी। AK-47 जो आनंद पांडे के कब्जे से जब्त हुई थी, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। यह AK-47 किसने दी थी? मोकामा गैंग का कहना है कि यह AK-47, मोकामा गैंग नहीं, माफ कीजिएगा, यूपी एसटीएफ का कहना है कि मोकामा गैंग से ही हथियार मिला था। एक AK-47 आनंद पांडे को और एक AK-47 श्री प्रकाश शुक्ला को, जब दोनों अलग अलग हो रहे थे। लेकिन जो हमारी जानकारी है, पुराने खबरी हैं, वे कहते हैं कि देखिए, आनंद पांडे के पास जो AK-47 था, वह बिहार के गोविंदगंज के बाहुबली विधायक देवेंद्र दुबे के द्वारा दिया गया था। देवेंद्र दुबे के संपर्क में आनंद पांडे था। आनंद पांडे ने देवेंद्र दुबे से देवेंद्र दुबे के सबसे बड़े दुश्मन, या यूं कहें कि दुश्मन नंबर 2 विनोद सिंह को मारने की सुपारी ली थी। देवेंद्र दुबे ने विनोद सिंह की शिनाख्त भी कराई थी देवेंद्र दुबे के लोगों के द्वारा। तो AK-47 मिल गया, दूसरे हथियार भी मिले और रेकी भी हुई। लेकिन देखिए, संयोग कि आनंद पांडे ने मोतिहारी में विनोद सिंह की हत्या के बदले उनके भाई प्रमोद सिंह की हत्या कर दी। दोनों हम शक्ल थे और विनोद सिंह की छवि बाहुबली वाली थी, लेकिन प्रमोद सिंह शरीफ आदमी थे। प्रमोद सिंह की हत्या के बाद मोतिहारी जल उठा था और विनोद सिंह ने ठान लिया था कि हम देवेंद्र दुबे को छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, हुआ वैसा ही। जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव तो हो गया था, फिर जो जो बूथ कैंसिल हुए थे बूथ कब्जे की शिकायत को लेकर, उन बूथों पर पुनर्मतदान होना था और पुनर्मतदान वाले दिन के पहले वाली रात में देवेंद्र दुबे भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें विनोद सिंह और कहा जाता है कि स्वयं ब्रज बिहारी प्रसाद, दोनों ने मिलकर अपने समर्थकों के साथ, अपने हथियारबंद दस्ते के साथ रास्ते में देवेंद्र दुबे को घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया था। यह देवेंद्र दुबे का दुर्भाग्य था कि देवेंद्र दुबे बिहार में अकेले ऐसे बाहुबली थे, अकेले ऐसे दबंग थे, जिन्होंने AK-47 की बात छोड़िए, AK-47 जो आनंद पांडे के कब्जे से मिला था, वह पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का AK-47 था। जब जब्ती हुई थी तो CBI के डायरेक्टर भी यूपी पुलिस वालों के पास पहुंचे थे, यह देखने के लिए कि इसका सीरियल नंबर क्या है। खैर, हम देवेंद्र दुबे की बात कर रहे थे। तो देवेंद्र दुबे अकेले ऐसे बाहुबली थे बिहार में, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवा लिया था और वे पहना करते थे। देखिए, असम के उल्फा उग्रवादियों से भी देवेंद्र दुबे का रिश्ता था। तो बुलेट प्रूफ जैकेट देवेंद्र दुबे के पास, लेकिन दुर्भाग्य कि जिस दिन उन्हें गोलियों से छलनी किया जाना था, वे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुए थे।
जब वे पटना के विधायक आवास में थे और बुलेट प्रूफ जैकेट आया था, तो यह ठीक है कि नहीं, यह कारगर है कि नहीं, कोई सहयोगी तो तैयार हुआ नहीं कि वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और उस पर गोलियां दागी जाए। तो एक कुत्ते को, एक डॉग को उसके चारों पैर बांधकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया था और गोलियां दागी गई थी। होल हुआ था लेकिन कुत्ते की मौत नहीं हुई थी। तो यह देवेंद्र दुबे की कहानी। प्रमोद सिंह मारे गए, विनोद सिंह बच गए थे। विनोद सिंह की हत्या तो बहुत बाद में हुई। देवेंद्र दुबे, बृजबिहारी प्रसाद, ये तमाम लोग मारे जा चुके उसके बाद। और विनोद सिंह की हत्या में चंपारण का दूसरा अपराधी गैंग शामिल रहा। उसकी कहानी आपको हम खबरों के पीछे में सुना चुके हैं। तो देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी आपको आज हम बताएं। श्री प्रकाश शुक्ला से पहली बातचीत, देखिए टेलीफोन तो रिकॉर्ड किए जा रहे थे, मोबाइल नंबर्स का पता चल गया था। यह भी जानकारी मिल गई थी कि बिहार गैंग से बहुत ठोस रिश्ता है, मोकामा में रहना है, मोकामा में है भी, लेकिन यूपी एसटीएफ तब नहीं बनी थी। यूपी की पुलिस जिसमें सत्येंद्र सिंह थे, राजेश पांडे थे, वहाँ लखनऊ के एसएसपी थे, तेवतिया थे, अविनाश मिश्रा थे, ये सभी लोग कोई ऐसा सुराग नहीं तलाश पा रहे थे कि मोकामा में श्री प्रकाश, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह के होने की पक्की जानकारी कोई थी। मोकामा का शंकरबाग टोला, वहां ऐसे पहुंचना संभव नहीं था। बाद में पहुंची भी एसटीएफ, लेकिन धोखा हो गया। बिहार पुलिस के एएसपी लेकिन आईपीएस प्राधिकारी थे, उनकी गलती के कारण। तो ऐसा कोई सुराग पहले नहीं मिला जिसके आधार पर तो ये तय हुआ कि पहले पता तो करें, किसी तरीके से कोई कन्वर्सेशन हो। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला अशोक सिंह बन चुका था और वह अशोक सिंह के नाम से ही लोगों को फोन किया करता था। तो देखिए, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन थे, जो फोन रिकॉर्ड किए गए थे, उसमें यह बात समझ में आई थी कि श्री प्रकाश शुक्ला जो है वह गोरखपुर की जो बोलचाल है, भोजपुरी भाषा, उसे ही बोलता है। मां बहन की गालियां भी देता है, हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है। लेकिन ये जितने प्राधिकारी थे, सत्येंद्र सिंह, चाहे राजेश पांडे, चाहे अविनाश मिश्रा, ये भोजपुरी नहीं जानते थे। तो इसमें राजेश पांडे ने भोजपुरी सीखी, और कैसे सीखी यह कहानी भी दिलचस्प है। देखिए, जो नंबर्स मिल रहे थे, मोकामा में इंटर करना संभव नहीं था, तो पहले जिन नंबरों की जांच पड़ताल हुई, वहां से सुराग पाने की कोशिश की जा रही थी, वे नंबर्स गोरखपुर के और बनारस के थे। तो गोरखपुर और बनारस इन पुलिस प्राधिकारियों का आना जाना बना रहता था। तब तक कोई तस्वीर भी नहीं मिली थी कि श्री प्रकाश शुक्ला कैसा है, क्या है। बस जो लोग बता रहे थे उसी हिसाब से एक अनुमान निकाला जा रहा था। तो देखिए, जब ये बनारस जाते थे तो लखनऊ बनारस के हाईवे पर फैजाबाद बाईपास में एक प्रताप ढाबा था, वहां चाय पीने के लिए रुकते थे। और यह बात राजेश पांडे ने समझ ली थी कि यदि कभी श्री प्रकाश शुक्ला से बातचीत करने का कोई बहाना मिले तो बातचीत तो भोजपुरी में ही करनी होगी। तो उस जमाने में 1997 में मनोज तिवारी, जो आजकल बीजेपी के सांसद हैं, भोजपुरी के सबसे पॉपुलर सिंगर थे, खूब गाने गाते थे और उनके कैसेट्स खूब बिकते थे। उस इलाके में जितने ढाबे होते थे, वहां मनोज तिवारी का गाना ही बजता रहता था। तो जो प्रताप ढाबा था, वहां ये पुलिस प्राधिकारी भोजपुरी गानों को सुनते, और राजेश पांडे के दिमाग में जो कुछ चल रहा था, उन्होंने कुछ भोजपुरी कैसेट्स मनोज तिवारी के गानों का खरीद लिया था। और जब सफर में होते तो गाड़ी के भीतर वे ही गाना सुना करते। दूसरे प्राधिकारी तंज भी कसते, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, मैं भोजपुरी सीख रहा हूं, अच्छी भाषा है। देखिए, राजेश पांडे मूल रूप से प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले, लेकिन उनके पुरखे जो है गोरखपुर से हैं। लेकिन पुरखे ये तो पले बढ़े प्रयागराज इलाहाबाद में, तो गोरखपुर की भाषा आई नहीं। तो कैसेट सुनते सुनते, गाना सुनते सुनते राजेश पांडे ने भोजपुरी जुबान सीख ली थी।
और देखिए, जब एसएसपी लखनऊ के यहाँ एक बार मीटिंग हुई, इस बात की जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला मोकामा में है और वह मोकामा के 2 नंबर पर बातचीत के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह नंबर जो है मोकामा गैंग का है, लैंडलाइन का नंबर है। यह पता नहीं कि वहां कॉलर आईडी लगा है कि नहीं लगा है। तो एसएसपी ने कहा कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत कैसे करोगे? कोई भोजपुरी बोलता है क्या हमारे बीच में से? तो राजेश पांडे ने कहा, हाँ, मैं जान गया। वे आश्चर्यचकित हुए, लेकिन अब किस बहाने बातचीत की जाए और कहां से बातचीत की जाए? एसएसपी ने यह हिदायत दी कि किसी भी पुलिस ऑफिस का, चाहे वो सिटी एसपी का ऑफिस हो, एसएसपी का ऑफिस हो या किसी थाने का लैंडलाइन नंबर हो, उसका इस्तेमाल मत करना। यदि उसका इस्तेमाल करोगे और वहां कॉलर आईडी लगा होगा तो फंस जाओगे। तो कॉलर आईडी लगा है नहीं लगा है ये पता नहीं, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला इतना होशियार है कि उसे एसएसपी और सिटी एसपी के ऑफिस का नंबर तो पता ही होगा। इसलिए किसी पीसीओ की तलाश करो। तो जो लोकल थानेदार थे, कैसरबाग में 5-7 पीसीओ इकट्ठे थे। उनमें से एक पीसीओ को खाली कराया गया, लेकिन इसके पहले यह तय किया जाना था कि बातचीत कैसे की जाएगी, किसके नाम से की जाएगी। तो जो गोरखपुर से इनपुट्स था, एक ब्लॉक प्रमुख थे जिनका नाम था जेपी सिंह। यह श्री प्रकाश शुक्ला का करीब था और यह बीरेंद्र शाही मर्डर केस में जेल में बंद था। तो पता यह चला कि जेपी सिंह के नाम से यदि मोकामा कॉल किया जाए और अशोक सिंह मतलब श्री प्रकाश शुक्ला से बातचीत की कोशिश की जाए तो सफलता मिल सकती है। तो पीसीओ को थानेदार ने खाली करा दिया था, एसएचओ ने, वहां कोई दूसरा इंटर न कर सके। तो राजेश पांडे ने, जो भोजपुरी जुबान बोलने के लिए तैयार थे, उन्होंने मोकामा वाले लैंडलाइन पर फोन किया और जैसे ही वहां फोन रिसीव हुआ तो इन्होंने कहा कि अशोक भैया से बात करनी है या अशोक सिंह से बात करनी है। कॉल रिसीव करने वाले ने पूछा, आप कौन? तो इन्होंने बताया, ब्लॉक प्रमुख जेपी सिंह गोरखपुर से। तो अगले ने जवाब दिया, आधे घंटे के बाद कॉल कीजिए। अब आधे घंटे की प्रतीक्षा हो गई और आधे घंटे के बाद जब फिर से कॉल किया गया तो फिर दूसरे व्यक्ति ने ही उठाया था। इन्होंने कहा कि जेपी सिंह ब्लॉक प्रमुख गोरखपुर। तो अशोक सिंह श्री प्रकाश शुक्ला लाइन पर आ गया और उसने कहा, देखिए उसे पता था। जेपी सिंह से पूछा, तुम्हें जमानत मिल गई क्या? तो इसने मतलब राजेश पांडे बात कर रहे थे जेपी सिंह बनकर, तो उन्होंने हड़बड़ी में पहले तो कह दिया हां। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा, कैसे मिल गई? मैंने तो 2 दिनों पहले मुक्तिनाथ मिश्रा जो तुम्हारे वकील हैं उनसे गोरखपुर में बातचीत की थी। वे कह रहे थे कि जमानत मिलने में बड़ी मुश्किल है, अगली तारीख पर फिर कोशिश करेंगे। तो अब राजेश पांडे जो जेपी सिंह ब्लॉक प्रमुख बनकर बात कर रहे थे, भोजपुरी भाषा बोल रहे थे, वे सचेत हुए। उन्हें लगा कि गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा, भैया ऐसा है, मतलब जेपी सिंह कह रहे हैं कि ऐसा है कि आज हम कोर्ट में पेशी के लिए आए थे तो मुझे लगा आपसे बातचीत कर लें। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को संदेह हो गया कि नहीं, कोई ना कोई तो गड़बड़, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने बहुत जवाब नहीं दिया और उसके बाद टेलीफोन काट दिया। तो यह बात तो कंफर्म हो गई कि श्री प्रकाश वहां है। इसके बाद ही देखिए, राजेश पांडे ने, सत्येंद्र सिंह ने और जो एसएसपी थे अरुण कुमार, उन्होंने डीजीपी को खबर की। डीजीपी ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बातचीत की। हवाई जहाज का बंदोबस्त हुआ, मोकामा में रेड हुई, सभी थे, लेकिन भाग निकले। वह कहानी आपको हम बता चुके। तो इस तरीके से ये जो मोकामा में उसके होने और न होने, पहली बातचीत, किस तरीके से पुलिस वालों ने बातचीत की। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला का पीछा किया जाना, जब श्री प्रकाश शुक्ला की खोज हो रही थी, तस्वीर नहीं थी। धीरेंद्र सिंह तो बहुत बाद में मिला ना, और धीरेंद्र सिंह के मिलने के बाद ही कुछ रास्ते सुगम हुए थे पीछा करने की। तो इसके पहले जब धीरेंद्र सिंह नहीं था, तस्वीर भी नहीं थी, तो गोरखपुर पुलिस में 4 ऐसे लोग थे, गोरखपुर पुलिस के प्राधिकारी, जिनके नाम राम रेखा यादव,
परमानंद दुबे, परशुराम सिंह और जयंत यादव, जो यह दावा करते थे कि मैं श्री प्रकाश शुक्ला को पहचान सकता हूं, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी को नहीं। तो ये चारों कैसे पहचान सकते थे? राम रेखा यादव, परमानंद दुबे, परशुराम सिंह और जयंत यादव। कहानी ये थी कि आपको पता है, आपने खबरों के पीछे में भी सुना होगा, जब हम श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी सीरीज सुना रहे थे, कि श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली वारदात को अंजाम कब दिया था। तो पहली वारदात को उसने अंजाम दिया था 1993 में, जब उसने गोलियां चलाई थी, और इसके बाद वह जेल भी गया था, 5 महीने तक जेल के भीतर रहा था। तो ये 4 लोग थे जो श्री प्रकाश शुक्ला को 1993 में गिरफ्तार करने वाले थे। तब कोई तस्वीर नहीं खींची गई थी, इतना बड़ा था ही नहीं। गिरफ्तारी हुई, जेल भेज दिया गया, और तस्वीरों का चलन भी बहुत नहीं था उस जमाने में। तो ये 4 थे, लेकिन 1993 और ये 1997, 4 साल में वह इतना बड़ा अपराधी बन गया था, इतना बदल गया था कि कुछ अनुमान लगा पाना। लेकिन ये 4 कहते थे कि हम श्री प्रकाश शुक्ला को पहचान सकते हैं। तो इन्हें एक तरीके से गोरखपुर और लखनऊ में ही रखा जाता था, जो राजेश पांडे, सत्येंद्र सिंह, अरुण कुमार की टीम थी उनके साथ ही, कि पता नहीं किस वक्त कोई जानकारी मिल जाए और इसके बाद जब पहचान की जरूरत हो तो ये काम आएंगे। तो देखिए, तस्वीर नहीं मिली थी, और इस दौरान जब तलाश बहुत तेज हुई, हंट बहुत तेज हुआ, तो यूपी पुलिस को भ्रमित करने के लिए भी बहुत सारी जानकारियां लोग पास करते थे। कुछ लोग अपनी दुश्मनी साधते थे। इसी में एक वाक्य है कि देखिए, एक जानकारी मिली यूपी पुलिस को कि वह ट्रेन में सफर कर रहा है, और जिस ट्रेन में सफर कर रहा है वह ट्रेन लखनऊ आने वाली है। और सूचना देने वाले ने कहा कि एकदम बिल्कुल पक्की सूचना है, और उसने ट्रेन नंबर, बोगी नंबर, मतलब किस रिजर्वेशन वाले कोच में, और बर्थ नंबर तक बताया। इसके बाद ये तमाम जो पुलिस पदाधिकारी जो श्री प्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन में लगे थे, वे लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां अब श्री प्रकाश शुक्ला जितना खतरनाक था, बगैर हथियार, बगैर तैयारी, जानकारी पक्की है ऐसी बात कही जा रही है। तो आरपीएफ से बातचीत की गई, जीआरपी से बातचीत की गई, जो एसपी थे उनसे बातचीत की गई। वे इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, ये सारे लोग सादे लिबास में थे, इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि आप इस तरीके से ट्रेन के भीतर प्रवेश करेंगे और किसी ऑपरेशन को अंजाम दे देंगे। क्योंकि आरपीएफ और जीआरपी वालों ने समझ लिया था कि ये गन बैटल चाहते हैं, और इन्हें भी पता है। और देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सभी ने सुन रखा था, तो उन्हें भी पता है कि श्री प्रकाश शुक्ला जब होगा तो हथियार बंद होगा, उसके साथ और भी कई लोग होंगे। तो ट्रेन के भीतर, बोगी के भीतर कोई गन बैटल नहीं हो, बंदूकबाजी नहीं हो, गोलियां ना चले, इसका परहेज आरपीएफ और जीआरपी वाले चाहते थे। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने बड़े अपराधी के बारे में सूचना थी, तो जीआरपी वालों ने कहा कि देखिए, आप प्रवेश कीजिए, वहां से उठा लीजिए, भीतर कुछ मत कीजिए। तो एक सिपाही को तैयार किया गया, कुछ और भी पदाधिकारी तो प्रवेश किए ही, जिसने अपनी ऊपर वाली वर्दी खोल दी, नीचे खाकी ठीक है बना रहा। तो जिस बोगी और जिस बर्थ नंबर की जानकारी दी गई थी, जैसे ही ट्रेन लखनऊ में रुकी, सभी के सभी भीतर प्रवेश कर गए, और आगे पीछे जितने बोगी थे, उनसे उतरने वाले रास्ते, उनमें प्रवेश करने वाले रास्ते, सभी को घेर लिया गया। और जिसने भीतर प्रवेश किया, उसने देखा कि जिस बर्थ नंबर की जानकारी दी है, उसमें एक व्यक्ति जो है वह चादर तान कर सोया हुआ है। उसे उठाने की भी कोशिश नहीं की गई, जगाने की भी कोशिश नहीं की गई, सीधे उठा लिया गया, सीधे उठा लिया गया, और उठाकर लोग सीधे बाहर लेकर चले आए। अफरा तफरी मच गई, किस व्यक्ति को ट्रेन के भीतर से इस तरीके से उठाया गया। और लोगों ने, मतलब जो पुलिस वाले थे, वे कह रहे थे श्री प्रकाश शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला, अशोक सिंह, अशोक सिंह। वह कह रहा था मैं श्री प्रकाश शुक्ला हूं ही नहीं, कौन श्री प्रकाश शुक्ला, मैं तो जानता ही नहीं हूं। अब तो ये बिल्कुल अचंभित। और पीछे जब उस व्यक्ति को उठाया गया तो साथ में एक लड़की पीछे पीछे दौड़ने लगी, जो मालूम हुआ उसकी बेटी है, बाद में मालूम हुआ। पहले तो लोगों को लगा कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो वह व्यक्ति, उसके पास से जो कागजात मिले, टिकट्स मिले, जो बैग था उसके भीतर से फोटोग्राफ्स मिले, सब कुछ खंगाल दिया गया।
शादी की तस्वीरें थी, स्कूल की तस्वीरें थी, पहचान पत्र थे, लेकिन कोई श्री प्रकाश शुक्ला या अशोक सिंह होने की गवाही नहीं दे रहा था। और ये जो 4 लोग थे जो इस बात का दावा करते थे कि मैं श्री प्रकाश शुक्ला को पहचान सकता हूं, उनमें से कुछ लोगों को इन लोगों ने लखनऊ स्टेशन बुला रखा था। मतलब रामरेखा यादव, परमानंद दुबे, परशुराम सिंह और जयंत यादव के बीच से। तो इन लोगों ने भी जब देखा जिस व्यक्ति को ट्रेन के भीतर से जबरिया उठाया गया था कि यह व्यक्ति तो श्री प्रकाश शुक्ला है ही नहीं, और जो टिकट है और जो पहचान है, यह व्यक्ति जो है इसका नाम ललन सिंह है और बेगूसराय का रहने वाला है। तो देखिए, ललन सिंह का नाम आते ही पुलिस वाले चौंक गए थे, क्योंकि एक तलाश और थी, लेकिन यह व्यक्ति बेगूसराय का, पहचान मिल नहीं रही थी। तो बेटी ने कहा, और इस बात की पुष्टि भी हुई कि यह जो व्यक्ति है वह अपनी बेटी को छुट्टी के दिनों में, छुट्टी हुई थी स्कूल में, राजस्थान के बनस्थली में पढ़ती थी, वहां से छुट्टी में बेटी को लेकर बेगूसराय जा रहा था। अब तो पुलिस वालों की फजीहत हो गई, उन लोगों ने माफी मांगी और फिर जो बेगूसराय वाले ललन सिंह, बेटिया समेत उन्हें लखनऊ से बेगूसराय भिजवाने की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके की कई जानकारियां कि जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला है, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला के बाकी सहयोगी हैं, ऐसी जानकारियां मिलती रहती थी। देखिए, जो विराटनगर की कहानी है, आपको यह भी बताएं कि जब मोकामा में एसटीएफ की रेड हुई थी, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला नहीं पकड़ा गया, आंख के सामने से निकल गया, इसके बाद वह काठमांडू और विराटनगर ही भागा था, क्योंकि मोकामा गैंग ने कहा था कि देखो बहुत कुछ हो चुका है, यहां रहना ठीक नहीं है। हां, एक बात और है जो हम चलते चलते कहते हैं कि ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या जो 13 जून 1998 को हुई थी, उसके बारे में कई जानकारियां जो है ना यूपीएसटीएफ की, वह मिसलीडिंग है। जैसे हमने कहीं देखा वर्चस्व में, और उसके पहले जो अंग्रेजी संस्करण आया था ऑपरेशन बाजुका, उसमें यह दिखाया गया था कि ये लोग भी क्राइम स्पॉट पर थे, मतलब पीओ पर थे, प्लेस ऑफ अकरेंस पर, मतलब प्लेस ऑफ अकरेंस पर। लेकिन उनमें वैसे लोगों का भी नाम लिखा गया जो जेल के भीतर बंद थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानियां कभी खत्म नहीं होने वाली कहानियां हैं, और भी कई कहानियां हैं, मौका मिलेगा तो आपको बताते रहेंगे। और सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात अंत में, कि अपराध का रास्ता गलत रास्ता है, यह रास्ता आपको मौत के करीब ले जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला अपने को कितना बड़ा बाहुबली मान रहा था, हमारे सामने कोई नहीं, लेकिन जब मारा गया तो किस तरीके से मारा गया यह भी आपने समझा है। तो इसलिए इस रास्ते से बचिएगा, और कहानियों को सुनाने का मकसद इतना ही रहता है कि अपराध से आपको दूर रखा जाए। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।